हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लुसेन जीके में। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा स्पीडी करेंट अफेयर्स बुक का पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति 2020। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को सभी ग्रुपों में शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा वीडियो सभी के पास पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 को प्रस्तावित करेगी। जो 34 साल पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1946, उसके स्थान पर नई शिक्षा नीति उसके स्थान पर आएगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरा तथ्य है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा को 10+2+3 मोड को अपनाया गया। 1986 में 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और देखिए आगे, 1992 में पीवी नरसिंह राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। 1992 में पीवी नरसिंह राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में आई थी। पहली शिक्षा नीति 1968 याद रखिए, दूसरी शिक्षा नीति 1986, और जो नई शिक्षा नीति 2020 है ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो चलिए तीसरी शिक्षा नीति के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है नई शिक्षा नीति 2020। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो सबसे पहले 1968 में आया, फिर 1986 में आया, फिर 2020 में नई शिक्षा नीति का पैटर्न लागू हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाए, और रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री कहलाए। तीसरा पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में जो सक्रिय है 10+2 के शैक्षिक मॉडल को स्थान पर 5+3+
5+3+4 मॉडल को लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं 5+3+4 मॉडल क्या है। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। जो अब स्कूल के पहले जो 5 साल की पढ़ाई है उसको फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। जो प्री प्राइमरी स्कूल होता है, नर्सरी होता है, नर्सरी यूकेजी होता है और एलकेजी होता है, ये सब क्या है, प्री प्राइमरी स्कूल हैं। तो ये 3 साल हो गया और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे 5 वाला। अगले 3 साल जो 3 साल है, 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। कक्षा 3 से 5 तक की होगी और इसके बाद 3 साल जो बचा, ये 3 और साल, 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 तक की होगी। और जो ये 4 साल है, अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक की होगी। 9, 10, 11, 12 4 साल। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। अब 9th क्लास से ही आप विषय का चुनाव कर सकते हैं। पहले 11 से चुनाव किया जाता था, लेकिन अब 9th क्लास से चुनाव होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। शिक्षा के माध्यम में 5वीं कक्षा का मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और शिक्षण के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 5वीं क्लास तक ही मातृभाषा और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है 6ठी कक्षा से वोकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा। जो वोकेशन कोर्स होता है उसको 6ठी कक्षा से लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोधन करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक जो डिग्री होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया। जो 3 साल का होता था बीए, जो ग्रेजुएशन जो 3 साल का कोर्स था वो 4 साल का हो जाएगा अब। तो इसको अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कोर्स में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। मतलब जो 4 साल का जो कोर्स है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर और चौथा ईयर, किसी में भी आप छोड़ सकते हैं। पढ़ाई को आप पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पहला आप छोड़िएगा तो प्रमाण पत्र मिलेगा। दूसरा वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा मिलेगा और दूसरा वर्ष छोड़िएगा तो डिप्लोमा मिलेगा। तीसरा वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री मिलेगा और तीसरा कोर्स छोड़िएगा तो डिग्री मिलेगा। एवं अंतिम अर्थात चौथा वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। स्नातक का डिग्री मिलेगा। चौथा साल छोड़िएगा तो स्नातक का डिग्री मिलेगा। पहले ये होता था कि जो फर्स्ट ईयर तक पढ़ के
छोड़ दिया तो उसका कोई डिग्री नहीं मिलता था। सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ दिया, पाठ्यक्रम छोड़ दिया तो कोई डिग्री नहीं मिलता था। तीसरा साल के बाद ही डिग्री मिलता था। लेकिन यह नियम ख़त्म हो चुका है। अब हर एक ईयर्स में आपको पहला ईयर में प्रमाण पत्र मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे ईयर में डिग्री मिलेगा और चौथे में स्नातक का प्रावधान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति में जो एमफिल कोर्स होता है उसको समाप्त कर दिया गया। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो एमफिल जो डिग्री कोर्स होता है उसको समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी आप करेंगे। सीधे एमफिल छोड़कर सीधे आपको पीएचडी करेंगे। मतलब मास्टर कोर्स को छोड़कर सीधे आप पीएचडी का कोर्स करेंगे। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एमफिल करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। सीधे स्नातक से सीधे आप पीएचडी कर सकेंगे। स्नातक के बाद स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूल से जो दूर रह रहे 2 करोड़ के बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। तो 4.43% को बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है, उसको 6% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च कक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, मतलब 3.5 करोड़ सीट बढ़ेगा सभी स्कूल और कॉलेजों में। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में प्रकाश नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। एक नई राष्ट्रीय आकलन की स्थापना की जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है, नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 वर्ष की वर्ग के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान करना है। नियम तो है, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताना है यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटाकर हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। यूजीसी हट जाएगा, एआईसीटीई हट जाएगा, एनसीटीई को हटाकर हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020 का लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। याद रखिए, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राफेल जो फाइटर प्लेन है, राइफल जो फाइटर प्लेन है, उसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं 5 मिनट में। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। फाइटर प्लेन के लिए 2016 में ही 36 राफेल विमानों का समझौता हो चुका था। पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को, याद रखिए ये डेट, 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया है। जो हरियाणा का अंबाला एयरबेस है, वहां पर 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेका एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया है। मतलब ये आ चुका है। और जानते हैं राफेल विमान के बारे में। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डाफरा एयरबेस पर हुई। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई डाफरा एयरबेस पर हुई। मतलब 7 घंटा बाद जो फ्रांस से उड़ान भरा राफेल विमान ने, तो 7 घंटे बाद उसकी लैंडिंग कहाँ पर हुई? यूएई की डाफरा एयरबेस पर हुई। नेक्स्ट है भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। 4.5 पीढ़ी के हैं, याद रखिए। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन है? इजिप्ट है। याद रखिए, इजिप्ट। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। देश है जो इजिप्ट। फ्रांस से पहला राफेल खरीदने वाला देश इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट का नाम हिलाल अहमद है। हिलाल अहमद, याद रखिए नाम इनका। राफेल में उड़ान भरने वाले
पहले भारतीय पायलट हिलाल अहमद हैं। नेक्स्ट अर्थ, भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने किया। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह ने किया। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर एवं भारत के पास राफेल विमान हैं। वर्तमान में किन किन देशों के पास राफेल विमान है? इनका नाम याद रखिए। फ्रांस के पास राफेल विमान है, इजिप्ट के पास है, कतर के पास है, भारत के पास राफेल विमान है। 1 2 3 4 देश के पास, फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान मौजूद है। राफेल की भार व क्षमता 9500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 6 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है, राफेल में प्रयोग होने वाला 3 मिसाइल का नाम है स्काल्प मिसाइल, दूसरा मिसाइल का नाम है मीटियार मिसाइल तथा तीसरा मिसाइल का नाम है हेमर मिसाइल। स्काल्प मिसाइल और दूसरा का नाम है मीटियार मिसाइल और तीसरा मिसाइल का नाम है हेमर मिसाइल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको गौर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पूरा समाप्त हो चुका है वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो लाऊंगा करंट अफेयर्स का। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।